हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपशिखा परमार। सो उम्मीद करते हैं आपने सारे लेक्चर्स को लगाया होगा। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं हम लोकोमोशन को कंप्लीट कर चुके हैं, इससे रिलेटेड सभी डिसऑर्डर्स की हम बात कर चुके हैं। आज से हम अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसमें हम देखेंगे, न्यूरल कंट्रोल नाम से क्लियर हो रहा है, हम इसमें नर्व सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और हमारी बॉडी की नर्व सेल्स हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करके रखती हैं। सो ये बात करेंगे। सो न्यूरल कंट्रोल हम इसमें डिस्कस करेंगे, इन कोऑर्डिनेशन क्या होता है ये बात करेंगे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक का नाम डाल लेते हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। So today will we talk about neural control and coordination. आज हम बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। न्यूरल कंट्रोल क्लियर है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कोऑर्डिनेशन क्या होता है। न्यूरल कंट्रोल तो आपको नाम से क्लियर हो रहा है, नर्व सेल्स कैसे कंट्रोल करके रखती है एंड कि कौन सा एक्शन कब होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ हम इसमें न्यूरल कंट्रोल में देखेंगे। अभी हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन तो पहले हम टॉपिक डालेंगे कोऑर्डिनेशन जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं तो हम उसमें देखते हैं, लेकिन अभी हमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड को डिस्कस नहीं करना है, हम सिर्फ देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। क्लियर। कोऑर्डिनेशन जानने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। क्या है वो बातें? देखिए, आपने ये चीज़ देखी होगी कभी। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आपको कोऑर्डिनेशन समझ में आएगा। आपने देखा होगा कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं है। कोई भी सिचुएशन, जैसे आपको गाना गाना है, आपको कहीं स्टेज पे खड़े होना है, तो नॉर्मल आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके जाएंगे, खुद की बॉडी को, अपने सभी ऑर्गन्स को प्रिपेयर करके जाएंगे कि मुझे इतने लोगों का सामना करना है। परंतु आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, आपको इस जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब जिसे घटना भी हम बोलते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल गई, जैसे शेर मिल गया। वैसे नहीं मिलता है लेकिन फिर भी मान लीजिए, रास्ते में आप जा रहे हैं, आपको शेर मिल गया। इस सिचुएशन में आपके हार्ट बीट वगैरह सारे चेंजेस, आपकी बॉडी के रिएक्शन चेंज हो जाएंगे। बॉडी के रिएक्शन चेंज का मतलब क्या है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी अपने हर एक ऑर्गन को अडेप्ट कर पाए, है ना। अडेप्ट कैसे कर पाएगी? जैसे आपके पीछे कुत्ता पड़ गया है, आप नॉर्मल टहल रहे थे, सुबह सुबह वॉकिंग पे आप जा रहे हैं, इस सिचुएशन में आपको सामने से एक डॉगी आ रहा दिख रहा है, आपको नहीं पता कि वो आपके ऊपर आपके पीछे पड़ जाएगा, आपको काट लेगा, कुछ भी ऐसा। आप सीधे चले जा रहे हैं, लेकिन जैसे आप उसके पास हैं, आप नॉर्मल थे, आपको नहीं पता ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन वो आपके पीछे पड़ गया, आपके ऊपर भौंकने लगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या कब जाएँगे या आप भागने लगेंगे खुद को बचाने के लिए। तो आपको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी अडैप्ट कर रही है। अडैप्ट कैसे कर रही है? आप भाग रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए, तो ये अडैप्टेशन है। बिल्कुल। भागना नहीं है अडैप्टेशन, मतलब भाग तो रहे हैं आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इस सिचुएशन में जो आपकी बॉडी के सिस्टम, सभी ऑर्गन्स खुद को अडैप्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप भाग रहे हैं, आपकी बॉडी की आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप भाग जब रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत है ना? जब आप एटीपी की ज़रूरत है, मतलब आपको पता है आपकी बॉडी में कौन-सी रिएक्शन फास्ट होने वाली है? आपकी बॉडी में रिएक्शन फास्ट होने वाली ग्लूकोज़ प्लस ऑक्सीजन नॉर्मली बनाते हैं एटीपी एंड CO2 का बेस निकालते हैं। ये नॉर्मल चलती है रिएक्शन। लेकिन जब आपको हाई एनर्जी की ज़रूरत है, मतलब आपको एटीपी फॉर्मेशन इंक्रीज़ करना है, तो इस सिचुएशन में आपकी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर? ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होगी तो एटीपी का फॉर्मेशन स्पीडली होगा। क्यों? क्योंकि जब आप ब्रीथिंग रेट बढ़ाएँगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा आपकी बॉडी में, और जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो सेल तक ऑक्सीजन जल्दी-जल्दी पहुँचेगा, जिस कारण से ये एटीपी स्पीडली बनेगी एंड CO2 उतनी ही स्पीड से बॉडी से बाहर रिमूव होगी, नॉर्मल से ज़्यादा। सो जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए जिससे आपको आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है और आप नहीं जानते कि ऐसी सिचुएशन आने वाली, तो आपकी बॉडी, पूरी ही बॉडी, सारे ऑर्गन्स उसके खुद को अडेप्ट करते हैं। अब उसमें क्या होता है?
आपने देखा होगा भाग रहे हैं तो आपकी सांसें चलने लगती हैं, पसीने आने लगते हैं आपको, आपका हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो जाता है ना? ये सारी चीज़ होने लगती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। आप भागेंगे फिर उसके बाद अपना बीपी चेक कीजिएगा, तो आपको आपका बीपी हाई मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही है और इसी अडेप्टेशन को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। आपको याद रखना है कोऑर्डिनेशन क्या है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर पाए, इसी को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, क्या होता है? ये इसको हटा दिया जाए, क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो चेंजेस changes in different body organ to adapt to given situation is called as coordination. क्लियर है? कोऑर्डिनेशन आपको समझ में आया? आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर पा रहे हैं, इसी को हम कोऑर्डिनेशन कह रहे हैं। सो कोऑर्डिनेशन का मीन आपको समझ में आ गया कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी खुद को ढाल ले, इसी को हम कोऑर्डिनेशन कह रहे हैं। तो आपने ये चीज़ सोचा होगा, ठीक है, अचानक से सारी रिएक्शंस हो जाती है, अब इसमें क्या-क्या ऐसा होता है? तो कोऑर्डिनेशन के टाइम जब हमारी बॉडी खुद को कोऑर्डिनेट करती है, कोऑर्डिनेशन होता है, तो इस सिचुएशन में हमारी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, हम इसको अगर डिस्कस करें या बात करें, तो अभी आपको जैसे बता दिया है। फर्स्ट इज़ हमारी हार्ट बीट रेट इंक्रीज़ हो जाती है। सेकंड इज़ हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ हो जाता है। थर्ड इज़ हमारा ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज़ होगा। एंड जब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा तो ब्रोंकोडायलेशन तो होगा ही ऑब्वियसली। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपकी बॉडी में अचानक से होने लगेंगी, खुद को अडेप्ट करने लगेंगी, ये कॉमन चीज़ें हैं। अब उसके साथ ही जो कॉमन है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन में क्या होगा? कुछ नहीं, नॉर्मल जो चीज़ हम फील कर सकते हैं क्या है? हमारी बॉडी में ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्रोंकोडायलेशन होगा एंड हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में इंक्रीज होने लगेंगी। मतलब क्या है कोऑर्डिनेशन का? मतलब हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में खुद को अडेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसी को हम कोऑर्डिनेशन बोल रहे हैं। तो मेनली अगर मैकेनिज्म की बात करें हम, बायोलॉजिकल हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? जब हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन करती है, खुद को अडेप्ट करती है, तो बॉडी में रिएक्शंस चेंज होने लगती हैं। चेंज मतलब या तो स्पीडली होने लगेंगी या नॉर्मल होने लगेंगी। तो नॉर्मल हमारी बॉडी में ये रिएक्शन चलेगी, लेकिन जब आपको बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाना पड़ेगा, अडेप्ट करवाना पड़ेगा, या आपको खुद को आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में आपकी एनर्जी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। मतलब जब आपका ब्रीथ, आप खुद थोड़ा सा सेंस लगाइए कि जब हमारा हार्ट बीट चेंज होगा, हार्ट बीट चेंज मतलब जल्दी जल्दी बीट कर रहा है, अब इसके कारण क्या होगा? हमारा ब्लड जोर से दौड़ लगाएगा, जोर जोर से दौड़ लगाने के कारण उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसके कारण वो ऑर्गन तक जल्दी जल्दी जाएगा। अब जल्दी जल्दी जाएगा तो ऑर्गन को ऑक्सीजन जल्दी जल्दी सप्लाई होगी, तो एटीपी रिएक्शन फास्ट होगी। अब ऑक्सीजन जल्दी जल्दी सप्लाई करना है तो आपको अपना ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे तभी तो आपकी बॉडी में जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जा पाएगी ना। और जब आप ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करेंगे तो ब्रोंकोडायलेशन होगा, मतलब ब्रोंकाई अपना साइज इंक्रीज करेगी। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है जो होने वाली हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे जो कोऑर्डिनेशन है, अचानक से तो हो नहीं जाता, ये सारी चीजें चेंजेस लाती है अपनी बॉडी में,
जैसे मैंने बोला ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो रही है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ब्रोंकोडायलेशन हो रहा है, लेकिन मेरी बॉडी को पता कैसे चल रहा है कि मुझे ये सब करना है? मेरे पास ब्रेन है, मैं समझदार हूँ, जब मेरे एग्जाम आते हैं तो मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, है ना? मैं पढ़ाई करूंगी, जिस चीज का एग्जाम है मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगी, क्योंकि मेरे पास ब्रेन है। हमारी बॉडी के पास भी ब्रेन है ना? वो भी सोचती होगी कि कब हमें किस चीज के लिए प्रिपेयर होना है। देखिए, हमारी बॉडी बहुत समझदार है, हर एक ऑर्गन समझदार है, उसे पता है हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी खुद को अडेप्ट करके रखती है ना? मतलब उसे पता है कभी भी हम खुराफाती हरकत कर सकते हैं, तो हमें अपनी ब्रीथिंग रेट बढ़ानी पड़ेगी, कभी हार्ट बीट रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, कभी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो बॉडी को अडेप्ट करवाने के लिए ये सारी सिचुएशन होती है। अब ये अडेप्ट क्यों, इसके बिना अडेप्टेशन नहीं हो पाएगी क्या? तो आप खुद सोचिए, जो चीज़ आपको दिखती है हम उसको समझाते हैं। आप खुद मानिए, समय के साथ आपको खुद परिवर्तित, मतलब आप समय के साथ खुद को परिवर्तित नहीं करेंगे तो आप क्या वहाँ पर टिक पाएँगे? आजकल क्या होता है, जो लोग टाइम के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं उनकी पूछ ज़्यादा होती है। मतलब उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। मतलब जो दिखता है वही बिकता है। सेम हमें अपनी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडैप्ट करवाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम भी नहीं आगे टिक पाएँगे, ठीक है? अब आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, एटीपी का फॉर्मेशन स्पीडली करवाना है, लेकिन आपको अपना ब्रीथिंग रेट इंक्रीज नहीं करवाना है, आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही है, तो इस सिचुएशन में आपकी डेथ डेथ हो जाएगी ना। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बॉडी अडेप्ट करती है और इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब बात करें हम कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार कौन कौन से हमारे सिस्टम होते हैं। अचानक से तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, आपने खुद देखा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो रहा है। तो ब्रीथिंग रेट आखिर कैसे इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि ब्रोंकोडायलेशन हो रहा है। अब ब्रोंकोडायलेशन क्यों हो रहा है? मतलब हमारी ब्रोंकाई को कैसे पता चल गया कि मुझे डाइल्यूट करवाना है, अपना साइज इंक्रीज करवाना है? तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स, एंजाइम्स, केमिकल्स, ये सारी चीज होती है, नर्व सेल्स जो सेंस करते हैं। आप जैसे मानिए, आपने एक चीज एज्यूम की होगी, आपको जब भूख लग रही है ना? तो भूख जब आपको लगती है तो आपके पेट में आवाजें आती हैं। आवाजें आती हैं क्यों? हमारा तो मुंह बोल सकता है, पेट थोड़ी ना बोल सकता है कि भाई मुझे भूख लग रही है, खाना दो। बिल्कुल बोल सकता है। उसका बोलना ये है जिसे हम समझ जाते हैं, फील कर पाते हैं कि हाँ मुझे भूख लग रही है। क्या होता है जब आपके स्टमक में, नॉर्मल अगर हम स्टमक ड्रॉ करें, स्टमक में कुछ भी नहीं है और आपको खाना खाना है, लेकिन फिर भी आप दृढ़ संकल्प किए मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में आप ऐसे ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? ग्लैंड होते हैं। ये ग्लैंड क्या करते हैं? हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, केमिकल्स का सिक्रीशन करते हैं। ये नॉर्मली जो एंजाइम्स, केमिकल, एचसीएल वगैरह आपने देखे होंगे, पैराइटल, ये आपको भी नहीं देखनी, आपने डाइजेशन में देखे होंगे। तो ये सिक्रीशन क्यों करते हैं? ताकि फूड को हम डाइजेस्ट कर सकें, है ना? ये एंजाइम्स वगैरह का सिक्रीशन क्यों होता है? ताकि फूड को डाइजेस्ट कर सकें। अब जब फूड डाइजेस्ट नहीं होगा और ये लगातार सिक्रीट होते जाएंगे तो कैसे चलेगा? अभी लगातार सिक्रीट भी क्यों हो रहा है? क्योंकि पेट में यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। जब नहीं है और आपको कुछ खाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे होगा कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है? हमारे नर्व सेल्स। आप खुद जानते हैं, नर्व सेल हमारी बात को ब्रेन तक लेके जाएँगे और ब्रेन से कमांड वापस आएगी तो ये सिक्रीट करेगा, और जैसे ही ये सिक्रीट करेगा तो आप जल्दी से कुछ खाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आपको पेट में कुछ आवाज़ें आने लगेंगी। क्लियर है? तो ये प्रोसेस चलती रहती है। इसी को भी हम अडैप्टेशन कहते हैं। हमारी बॉडी अडैप्ट कर रही है खुद को, लेकिन बॉडी भी हमारी कुछ हद तक ही अडैप्ट करती है, ओके? तो ये बात आपको समझ में आई? वैसे ही हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन जब होता है, तो हमारे कुछ मेन सिस्टम ज़िम्मेदार होते हैं या हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। वो कौन से, हम ये बात करते हैं। तो बात करें कोऑर्डिनेशन की, बात करें हम कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन के लिए ज़िम्मेदार कौन-कौन से ऑर्गन्स हैं हमारे? एक हमें पढ़ना है इसमें नर्वस सिस्टम, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। सेकंड इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? जिसमें हमारे ब्रेन एंड सभी नर्व सेल्स आती हैं, उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। मतलब नर्वस सिस्टम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, सीएनएस एंड पीएनएस।
इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इसका फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, पेरिफेरल में हमारे सारे नर्व सेल्स आते हैं। तो इसका मतलब हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम में कि सबसे पहले नर्व सेल्स कैसी दिखती है, कैसे ये काम करती है, फिर उसके बाद हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्लियर? दूसरी बात हम करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा हमारी बॉडी खुद को अडेप्ट कर रही है ना, नॉर्मल करती है। तो अपनी बॉडी में सिर्फ एक ही चीज़ है, इसके अडेप्टेशन से सारी चीज़ें अडेप्ट नहीं हो जाती, सबको अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है ना। तो इस सिचुएशन में आपकी बॉडी में अलग अलग एंजाइम्स, अलग अलग हार्मोन्स, अलग अलग केमिकल का सिक्रीशन होता है। सो ये जो केमिकल हार्मोन्स एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी ऐसी जिसमें हार्मोन सिक्रीशन देखते हैं हम, उसे हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम हार्मोन्स का सिक्रीशन पढ़ेंगे और ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। एंड इसका एक और होता है एक्सोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम ये देखते हैं एंजाइम्स वगैरह, उसमें भी हार्मोन्स कभी कभी हो जाते हैं, बेसिकली एंजाइम्स एंड केमिकल्स ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। तो ये चीज़ें हम देखेंगे एक्सोक्राइन में। डिफरेंट क्या है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन में? जिन बच्चों ने लेक्चर्स स्टार्टिंग से लगाए हैं, फिजियोलॉजी स्टार्टिंग से देखिए, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं हम एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन की। जैसे आपको बताया था, नॉर्मली आपका स्टमक है, इसमें जब आपको भूख लगती है तो आपकी बॉडी से सिक्रीशन होता है ग्लैंड से, एंजाइम्स वगैरह का होता है। तो जो ग्लैंड होते हैं जो सिक्रीट करते हैं सरफेस पर किसी भी केमिकल को या एंजाइम्स को, इन्हें हम बोलते हैं क्या? डक्ट। डक्ट है जिसमें ऐसे ग्लैंड, तो इन्हें हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन इसका जस्ट अपोजिट, ऐसे ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होती है। इसमें देखिए, डक्ट के थ्रू आपने देखा होगा, आपको स्वेट आता है, पसीना आता है, तो पसीना आपके सरफेस पर आता है, सरफेस पर आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो कैसे आएगा? यहाँ पे छोटे 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 पोर्स होते हैं, कैसे? इस टाइप से ऐसे पोर्स होंगे। अब इन पोर्स की हेल्प से ये सरफेस पर आएगा ये पसीना, मतलब एक डक्ट है, डक्ट की हेल्प से सरफेस पर केमिकल या एंजाइम्स का सिक्रीशन हो रहा है। तो इन्हें बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन में क्या होता है? डक्ट नहीं होती है, इन्हें डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। तो फिर ये सिक्रीशन कैसे करते हैं? ये सिक्रीशन करते हैं डायरेक्ट ब्लड में, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है हॉर्मोन्स। तभी आपने देखा होगा हमारी ब्रेन में होती है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसे हम। तो ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, साइज में नहीं, सबसे बड़ी, मतलब मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी ग्लैंड्स को, सभी हार्मोन्स को स्टिम्युलेट करती है, मतलब कंट्रोल करती है कब किसका सिक्रीशन करवाना, ये इसका काम है, लीडर है ये पूरी हमारी बॉडी की, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो ये क्या करती है? अब ये होती ब्रेन में है, लेकिन उसे करवाना है, जैसे पेल्विक रीजन में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इनका सिक्रीशन करवाना है। तो ये कैसे जाएगी भाई? इसका तो डक्ट ही नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी में हर एक पार्ट में छोटे से छोटे ब्लड दौड़ लगाता है ना, तो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है ये ब्लड में, और ब्लड अपने टारगेट बेस ऑर्गन पे जाके इसको स्टिम्युलेट करवा देता है, एक्ट करवा देता है। क्लियर है? इसलिए एंडोक्राइन में जो होता है डक्ट नहीं होती है, ब्लड के साथ घुलकर या फिर ब्लड के साथ घूम फिर कर जाती है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक। इसका आपको हम एनिमेशन नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। क्लियर है? तो हमें इसमें पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड, इतनी बात समझिए। अभी हमें इस पर डिस्कस नहीं करना है कि एक्सोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन क्या है, हम सिर्फ एंडोक्राइन के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। ओके, चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई कि कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं हमारे दो सिस्टम, पहला नर्वस सिस्टम जिसे हम न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? अब हम जानेंगे, ये सारी चीज़ तो ठीक है, हमें समझ में आ गई। अब ये खुद को कैसे करती है, मेंटेन कैसे करती है, ये बात हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे कलर से देखेंगे जो समझ में आए थोड़ा, है ना। देखिए, आपको एग्जाम्पल ऐसे देते हैं, कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए अ, ये आपका क्या है? ब्रेन। क्या है ये? ये है आपका ब्रेन। क्लियर? अभी नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करेंगे और आप एज्यूम कीजिए दिस इज योर, पिंक कलर हार्ट में अच्छा नहीं लगेगा, हम ब्लू कलर से हार्ट बनाएंगे। ये आपका क्या है? हार्ट है। क्लियर? एंड किडनी कैसे कलर से ड्रॉ की जाए? अ, ये अजीब सा बदरंगी कलर है ना, इससे हम किडनी ड्रॉ करते हैं। ये आपकी क्या है? किडनी। और किडनी पर होता है हमारा क्या? ग्लैंड।
टोपी टोपी बना दो किडनी को। कलर दिख रहा है ना आपको? दिख तो रहा है पर ठीक है, चलेगा। चलिए, तो ये हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि हमारा बॉडी खुद को कोऑर्डिनेट कैसे करती है। हमारी बॉडी, हमारा बॉडी नहीं, हमारी बॉडी खुद को कैसे कोऑर्डिनेट करवाती है, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो कोऑर्डिनेशन में आपने क्या देखा? न्यूरल सिस्टम या मतलब नर्वस सिस्टम देखना है, एंडोक्राइन सिस्टम देखना है। तो ये हम एक बार देख लेते हैं, इमेजिनेशन देखते हैं हम इसका। थोड़ा सा इमेजिनेशन हमारे अंदर होना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। सो अब जैसे आपको अपना ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करना, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया अचानक से, आपको भागना है दौड़ लगा के। भागना मतलब आपको एटीपी फॉर्मेशन इंक्रीज करना है, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन है स्पीडली करवाना है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? आपके हार्ट बीट रेट इंक्रीज होंगे। क्या होंगे? इसको दूसरा कलर ही लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो हम किडनी को एक काम करते हैं, दूसरे कलर से बनाएंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा सही साट नहीं दिख रहा है ये कलर। अरे ओके, ये हमारी किडनी एड्रिनल ग्लैंड है। ओके, देखिए, सो हमें अपना क्या करवाना है? हार्ट बीट रेट इंक्रीज करवाना है। हार्ट बीट रेट इंक्रीज करवाना है। अब हार्ट बीट रेट इंक्रीज कैसे होगा? पहले हमारे ब्रेन तक ये बात तो पहुंचे कि भाई हार्ट बीट रेट इंक्रीज करो। तो यहाँ से हमारी कुछ नर्व सेल्स क्या करेंगी? सिग्नल्स को रिसीव करेंगी यहाँ से और इस तक पहुंचा देंगी ब्रेन तक। ब्रेन को जैसे ही पता चलेगा कि हमें क्या हार्ट बीट रेट इंक्रीज करवाना है, तो ये ब्रेन का क्या काम है? ब्रेन नॉर्मली क्या करेगा? हमारी किडनी तक जाएगा। ब्रेन नहीं जाएगा, नर्व सेल्स जाएंगे। क्लियर है? ये क्या है? नर्व सेल्स। ठीक है, अब नर्व सेल्स जब जाएंगे हमारे ब्रेन किडनी तक, तो किडनी के ऊपर बैठी रहती है एड्रिनल ग्लैंड। तो ये इस पर एक केमिकल का सिक्रीशन करेंगे। इस केमिकल को हम अच्छे से जानते हैं, हम क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का अलग अलग नाम होता है, अभी हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। केमिकल सिक्रीट करेगी न्यूरोट्रांसमीटर, जिसके कारण ये जो ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, ये स्टिमुलेट हो जाएगी। मतलब इसको पता चल जाएगा कि मुझे हार्मोन्स का सिक्रीशन करना है। अब ग्लैंड क्या करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। दिस इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या करेगी? हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी। उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? एड्रिनलिन। क्या बोलते हैं? एड्रिनलिन। अब ये एड्रिनलिन क्या करेगा? ब्लड में जाएगा। किस में जाएगा? ब्लड में। और ये ब्लड घूमते घुमाते कहाँ पहुंचेगा? हमारे हार्ट में। ठीक है, हार्ट में जैसे ये एड्रिनलिन पहुंचेगा, एड्रिनल का क्या काम होता है? ये हार्ट बीट रेट को इंक्रीज कर देता है, ब्लड की पंपिंग को इंक्रीज करता है। ठीक है, ब्लड पंप करने लगता है, मतलब हार्ट पंप करने लगता है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो एड्रिनलिन इसने क्या किया? ब्रेन ने सेंस करके ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, जिसने हार्मोन्स का सिक्रीशन किया, और ये खुद को क्या? हार्ट बीट रेट को इंक्रीज कर लिया, क्योंकि इसको भागना है, जल्दी जल्दी सांसें लेना है, तो हार्ट बीट रेट तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना। क्लियर? हार्ट बीट रेट इंक्रीज कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। क्या हो गया ये हमारा? एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? अब दूसरी बात हम क्या देखेंगे? डायरेक्ट हमारी नर्व सेल्स एक बार सिग्नल यहाँ से लेके जाएगी और रिसीव करके ये वापस से इसको हार्ट को देगी, तो फिर से केमिकल का सिक्रीशन करेगी। इसे भी हम क्या बोलते हैं? एड्रिनलिन। क्या बोलते हैं? एड्रिनलिन। ठीक है, और ये भी स्टिमुलेट कर देगी, तो यहाँ से भी ब्लड की पंपिंग बढ़ जाएगी। तो दोनों तरफ से ये काम कर रही है। मतलब देखो, नर्व सेल्स का मेन इसमें रोल है, तो ये होगा हमारा नर्वस सिस्टम। क्लियर? नर्वस सिस्टम। तो ये दो चीजें हम इसमें देखेंगे। समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आ गई कि कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम दोनों ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। तो उससे पहले हम आज सिर्फ जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। क्या देखेंगे हम? उसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लिया जाए। क्या देखेंगे हम? स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। कि नर्व सेल आखिर दिखती कैसी है? अब कहेंगे ये तो बच्चों वाली बात हो गई है ना, नर्व सेल कैसी दिखती है का क्या मतलब है? बचपन से देखते आ रहे हैं हम तो। सही बात है भाई, आप लोग होशियार हैं, बचपन से देख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमें कुछ फिर भी जानना है, क्योंकि अभी हम बड़ी क्लास में है ना। हमारी हर एक चीज को डिफाइन करने का तरीका चेंज हो जाता है इन क्लासेस में। तो ठीक है, कुछ बातें ऐसी हैं जो बचपन में हमने नहीं देखी हैं, तो वो हम जानेंगे
उससे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक प्यारी सी सुंदर सी नर्व सेल। ये तो हो गई हमारी नर्व सेल। अब इसमें नया क्या है? नया कुछ नहीं है। अब हम इसको बढ़िया से कलर करेंगे। आज हम ड्राइंग करने वाले हैं, ठीक है? अंदर कौन सा कलर किया जाए? कुछ दिख रहा है ना क्लियर? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? हाँ। हम इसमें कलर करते हैं कुछ प्यारा सा सुंदर सा, हाँ ये कलर बढ़िया है, टर्मरिक कलर, हल्दी कलर जिसे हम बोलते हैं बचपन में, है ना? ये हम करते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम नहीं है अपने पास इतना। ये क्या कर रही हूँ मैं? कलर कर रही हूँ ना। अभी मजा आएगा आपको, रुको। जिसको कलर करने में मजा ना आया वीडियो को आगे बढ़ा सकता है वो। जल्द ही आपको हर एक टॉपिक का नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन जब तक नहीं किया जा रहा है आप एक काम कर सकते हैं, जो हम लेक्चर्स देख रहे हैं उसको आप कॉपी पेन लेके बैठिए एंड इसका नोट्स बनाइए। क्लियर? आपको एक बात पता है, हम किसी के नोट्स लेते हैं, उससे पढ़ते हैं, हमें उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन जिस नोट्स को हम खुद बनाते हैं हमें पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं और बनाते समय आधी बातें हमें उसमें समझ में आ जाती है। इसलिए नोट्स हमेशा अपने ही बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी आजकल हम लोगों को लगता है हर चीज़ मिले, तो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब ये मैं कलर क्यों कर रही हूँ? आपके दिमाग में ये ख्याल होगा, क्या ज़रूरत है, बच्चे थोड़ी ना है हम, कलर करना थोड़ी ना सीखना है, हमें तो पढ़ना है ना? तो ये कलर नहीं है, पहली बात तो ये, मतलब है तो ये कलर ही। हम इसमें सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड, जैसे हम बोलते हैं लिक्विड को साइटोप्लाज्म। तो ये क्या भर रही हूँ मैं इसमें सेल के अंदर? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक होता है प्रोटोप्लाज्म, दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो सेल के बाहर साइड में मेम्ब्रेन के बीच में भरा होता है, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लियर? चलिए अभी हम सिर्फ इतना ही भर लेंगे, बहुत है हमारे लिए आज। और ये होता है इसमें हमारा सेल का न्यूक्लियस। क्या होता है ये? न्यूक्लियस, सुंदर सा न्यूक्लियस। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। इसे हम बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। अच्छा, इस सेल बॉडी को हम और भी नामों से जानते हैं, आप देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि ये तो हमें पता ही नहीं। इसे हम बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं सेल बॉडी को? एंड सेकेंड इज कैरियन। तो अगर आपको ये दो नाम मिलते हैं ना, तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं, नॉर्मल हम याद कर सकते हैं सेल बॉडी के नाम से। एंड दूसरा साइटोन एंड कैरियन। अब ये जो होता है इसे हम बोलते हैं क्या? एक्सोन। क्या बोलते हैं इसे? एक्सोन। और दिस इज अ एक्सोन ब्रांचेस। एक्सोन, एक्सोन ब्रांच। इतनी बात तो हम बचपन से देख रहे हैं, इसमें अभी तक कुछ नया नहीं मिला है, अब मिलेगा लेकिन, है ना? देखिए, आपको कुछ बातें ये पता होगी, ये हमारी सेल बॉडी है। सेल बॉडी में ये जो थ्रेड्स होते हैं इन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, बिल्कुल पता है। ये डेंड्राइट्स करते क्या है? इस सिग्नल को रिसीव करते हैं, मतलब हमें कुछ भी स्टिमुलेट कराना है तो ये सिग्नल को पहले रिसीव करेंगे, फिर आगे भेजेंगे, फिर कमांड देंगे। ओके, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं? सिग्नल को रिसीव करते हैं। किसको? सिग्नल। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये थ्रेड्स को, करलिस हेयर स्टाइलिस होता है ये थोड़ा सा सेल, इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम? दूसरा कलर ले लें क्या? कलर दूसरा लिया जाए, नहीं तो डेंड्राइट्स गुस्सा हो जाएंगे थोड़ा सा। डेंड्राइट्स। क्लियर? अब हम क्या देखेंगे? हमें ये पता है यहाँ से सिग्नल रिसीव होता है और ये सिग्नल जाता है यहाँ से, और फर्दर ये यहाँ से जाता है, फिर ये क्या करता है? यहाँ पे केमिकल का सिक्रेशन करते हैं, आगे देखते हैं अपन, ठीक है? और फिर ये अगली सेल तक पहुंचाएगा। जैसे मोहल्ले पड़ोस की आंटियां होती है ना, एक बात एक आंटी को पहुंचा दो, अगर आपको क्या
आपको न्यूज़पेपर छापना है तो न्यूज़पेपर छापना बंद करके आप एक इन्फॉर्मेशन एक मतलब आंटी या किसी को भी दे दो, मोहल्ले पड़ोस की आंटियों को, तो वो इन्फॉर्मेशन इतने जल्दी एकदम स्पीड में ऐसे फैल जाएगी, दूसरे दिन कहेंगे अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। सेम हमारी बॉडी में कुछ भी काम करवाना है, ये हमारे मोहल्ले की आंटियाँ जैसी होती हैं, नर्व सेल्स। ये क्या करती हैं, एक सिग्नल इसको मिले, ये सारी नर्व सेल्स में फैला देगा। सारी मीन्स ये जहाँ कमांड देना है सिर्फ वहीं तक। क्लियर है? अब यहाँ से सिग्नल जाएगा, सिग्नल कैसे जाता है? इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। इलेक्ट्रिसिटी देखा है ना? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इसमें भी चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करते हैं। क्लियर? अब हमें नई बात क्या जानना है, ये जो बॉडी होती है इसमें ना ऐसे ऐसे पार्टिकल्स कुछ ऐसे ऐसे बैठे हुए होते हैं, भरे हुए होते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर लिया जाए। अच्छा, इन्हें क्या बोलते हैं हम? ये ना अपने में डेंड्राइट्स में भी भरे होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं निस्सल ग्रैन्यूल्स। इनको कहाँ लिखा जाए, जगह भी तो नहीं बची है यहाँ पे। हाँ, इन्हें हम क्या बोलते हैं? निस्सल ग्रैन्यूल्स। अभी निस्सल ग्रैन्यूल्स करते क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। आपने देखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जानते होंगे आप बहुत अच्छे से। किसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जानते हैं? ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RSE, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SSE। ठीक है? रफ सरफेस का मतलब होता है, जैसे अगर ये आप नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक के स्ट्रक्चर को जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को, चलो ब्लैक कलर से ही बनाया जाए इसे। कैसा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कुछ इस टाइप से होता है। ऐसा होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ सरफेस में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ऐसे ही होगा, लेकिन लेकिन बस डिफरेंस सिर्फ इतने होंगे कि जो रफ सरफेस है इसमें हमारे राइबोसोम्स बैठे होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? बर्गर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? इसे हम बोलते हैं क्या? राइबोसोम। कैसे दिखते हैं ये? इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्मॉल, एक होता है लार्ज, बर्गर जैसा उल्टा। ठीक है? तो इस पे बैठे होते हैं, इसलिए इसमें रफ सरफेस आ जाता है। अब ये क्या करते हैं? नॉर्मल क्या प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं ये? प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है? सो जो रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन स्पीडली होता है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस उसमें होता है। जबकि अगर बात करें हम स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, अब स्मूथ मतलब एकदम स्मूथ, है ना? तो इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा? राइबोसोम नहीं होगा, और राइबोसोम नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? प्रोटीन सिंथेसिस या फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो ये जो थ्रेड्स है जिसे हम डिस्टल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, ये कुछ नहीं है, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ सरफेस जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट हो। ठीक है? तो ये क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस स्पीडली करेंगे। अब क्या होगा? ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, ऐसा सिग्नल रिसीव होगा, सिग्नल आगे से यहाँ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, और फर्दर ये इसकी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो आपने देखे होंगे तो ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है यहाँ पर फैला हुआ थोड़ा सा, इसमें क्या होता है? यहाँ पे वेसिकल्स होती हैं। क्या होती हैं? वेसिकल्स। वेसिकल्स, इन्हें हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। और नेक्स्ट में हम देखेंगे सिनेप्टिक वेसिकल कहते हैं ना। अब जैसे सिनेप्टिक मतलब सिनेप्स क्या है ये देख लेते हैं हम। अगर ये कोई सेल है,
ये सेल बॉडी है इसकी, और ये आगे गई है, आगे ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड है, और ये क्या करेगी, अगली सेल को क्या करेगी, सिग्नल देगी, देगी ना अगली सेल को सिग्नल। ये क्या, कहाँ से रिसीव करेंगे सिग्नल, डेंड्राइट से, फिर ये अगली तक जाएगी। क्लियर। तो ये जो स्पेस है यहाँ पर, ये एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है, यहाँ पे क्या होता है, गैप होता है, इस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं इसे, सिनेप्स या साइनेप्स भी से कहते हैं। क्या होता है यहाँ पर, क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं सिनेप्स के लास्ट में यहाँ पर। पहले तो ये जानिए इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोड्स। इन नोड्स में ये भरे होते हैं हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स क्या करते हैं, ये केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। इस केमिकल को अभी आपको बताया था, क्या बोलते हैं इसे, न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर, ये न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ तक जाता है और सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करता है। क्लियर। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, आज न्यूरल सेल की। सो आज टाइम यहीं ख़त्म हो गया है, आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे। चलिए हम रिव्यू देखते हैं फटाक से, क्या क्या हमने देखा है, जिसने स्टार्टिंग से नहीं देखा होगा लेक्चर तो समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्टिंग हमने क्या देखा, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो क्या, कलर चेंज कर लिया जाए सबसे पहले तो, चलो ब्लैक कलर ही ले लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल क्या होता है ये देखेंगे, इससे पहले हमने बात जानी कोऑर्डिनेशन क्या होता है, क्योंकि इसी के अंदर न्यूरल कंट्रोल आता है। कोऑर्डिनेशन क्या है, खुद की बॉडी के सभी ऑर्गन्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेना, मतलब चेंजेस इन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन टू अडेप्ट टू गिवन सिचुएशन इज कॉल्ड एज क्या, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन मतलब खुद को कोऑर्डिनेट करना, अडेप्ट करना है, तो उसके लिए क्या, हमारी एनर्जी रिएक्शन स्पीडली हो जाएगी। एनर्जी रिएक्शन स्पीड में करने के लिए हमारी बॉडी में ये सारे चेंजेस आ जाएंगे। मतलब क्या क्या चेंजेस आएंगे, हार्ट बीट रेट इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा, ब्रोंको डायलेशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नॉर्मली हो रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन के लिए कौन कौन से हमारे सिस्टम हेल्प करते हैं, तो फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम नर्व सेल्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स, एंड नर्व सेल्स ही अकेली होती हैं और इससे भी ज़्यादा कोई सेल होती हैं, ये सब देखेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स एंड कौन कौन से ग्लैंड होती हैं ये बात करेंगे। सो नर्वस सिस्टम में जानने से पहले हमने क्या देखा कि ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। ब्रेन स्टिमुलेट करता है किसी ग्लैंड को और वो ग्लैंड करती है केमिकल का सिक्रीशन और फर्दर ये जाके हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करवाती है। मतलब अगर आपको ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करना है तो ब्रेन क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड तक जाएगा और एड्रिनलिन सिक्रीशन करवाएगा हार्मोन्स का, और ये ब्लड में घूमते घूमते कहाँ, हार्ट तक जाएगा और ये ब्रीथिंग पंपिंग रेट मतलब कि हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। सेकंड, यहाँ से डायरेक्ट नर्व सेल्स जाएगी और स्टिमुलेट करेगी और एड्रिनल का सिक्रीशन करेगी, तो यहाँ पर भी स्टिमुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही अपना रोल दिखा रहे हैं। सेकंड, सबसे पहले हम जानेंगे नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हमें नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, फिर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी सेल आती है। तो नर्वस सिस्टम की में जानने के लिए हम नर्व सेल्स को देखेंगे, तो नर्व सेल्स कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है जो हम बचपन से देख रहे हैं। क्लियर। नर्व सेल्स में ये होती है इसकी बॉडी, जिसे हम कैरियन एंड साइटोन भी बोलते हैं, ये इसकी न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो पड़े हुए हैं, ये क्या है, निसल ग्रैन्यूल्स। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, और रफ सरफेस का मतलब क्या होता है, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। सिग्नल यहाँ से आगे जाएगा एक्सोन से होते हुए, एक्सोन ब्रांच से, और यहाँ तक पहुंचेगा। अब इन्हें क्या बोलते हैं ये बात हम जानेंगे, इससे पहले हम ये देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, रफ सरफेस एंड स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस जिसमें क्या राइबोसोम प्रेजेंट होता है, मतलब राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ सरफेस बोलते हैं। और स्मूथ सरफेस जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये जो हमारी निसल ग्रैन्यूल्स है, इसमें कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करें हम कि सिग्नल्स को आगे ट्रांसमिट करती है तो कैसे, नोड्स की हेल्प से, जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोड्स। सिनेप्टिक नोड्स में सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, ये वेसिकल्स केमिकल का सिक्रीशन करते हैं, इस केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं,
और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सीक्रेट होता है ये अगली सेल तक सिग्नल जाता है और ये स्पेस क्या कहलाता है दोनों नर्व सेल्स के बीच में? सिनेप्स। क्लियर है? सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और आपको जैसे कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है DS साइंस क्लासेस, DS साइंस क्लासेस, वहाँ आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो कंटिन्यू मिल जाएगी। सो आई होप आपको हमारे साथ जुड़ के बड़ा ही आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।